राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कल जो हिम्मत सिंह जी का जो ट्विटर पर ट्वीट आया था उसके बाद आप सभी और अच्छे हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि भाई ग्रुप डी का एग्जाम है वो बहुत जल्दी होगा, उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। उन्होंने जो बात बोली है ना भाई डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, तो कर लेना तैयार, ठीक है जी। क्योंकि जब वो बोलते हैं ना उसके 10 दिन के बाद, मैं आपको बता रहा हूं, आंकड़ा बता रहा हूं, 10 दिन के बाद वो एग्जाम करवाने के लिए पूरे रूप से तैयार हो जाते हैं। यानी कि वो एग्जाम करवा देते हैं, मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट करवा देते हैं। तो 10 दिन के अंदर अंदर आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने के पूरे चांस हैं। तो अब अपनी तैयारी में लग जाइए। जो आपने अभी तक छोड़ रखा था कि कम पढ़ रहे थे या जो भी चीज थी, अब उसको बढ़ाना है और शानदार क्वेश्चंस आपको करने हैं जो आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में आएंगे, एचएसएससी ग्रुप डी में आने वाले हैं। लेकिन मेरी इस बात को भी ध्यान रख लेना कि भाई जो कट ऑफ है वो बहुत अच्छी लेवल की जाती है, तो आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। ना कोई एक्सक्यूज चलेगा, ना कोई बहाना चलेगा। अब तो डेली पढ़ना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा, इस बात को नोट कर लेना। और वो भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम आप एक सब्जेक्ट को छोड़ सकते हो और वो सब्जेक्ट भी सिर्फ इंग्लिश ही है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आपको छोड़ना है, और उसमें भी आपको 2-4 नंबर तो लेने ही होंगे, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, अब लग जाइए, मैं आपके साथ हूं। 90 नंबर की मैं आपकी पूरी तैयारी करवाने वाला हूं। 65 नंबर की अपने इसी चैनल पे क्लासेज आएंगी और बाकी जो 25 नंबर की है जो आपका मैथ और रीजनिंग है वो अपना दूसरा चैनल है उस पर आते रहेंगे, ठीक है जी। अब कड़ी जोड़ मेहनत करेंगे और मिलकर तैयारी करेंगे। देखो मैं आपके लिए कर रहा हूं, मैंने पूरा डेडिकेशन आपके लिए अब लगा दिया है कि हम पूरे डेडिकेटेड होके आपको तैयारी करवाएंगे। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा बस उस दिन आप बता देना कि सर जी हमारा सिलेक्शन हो गया है। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन होगा वो, ठीक है। तो चलो अब सर स्टार्ट करते हैं और 24 घंटे जब भी समय मिलता है पढ़ाई छोड़ दो सब कुछ, ठीक है जी। चलो तो आज वाली क्लास बड़ी ही शानदार होने वाली है। पहले क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यह मत सोचना कि ये सिर्फ हरियाणा पुलिस में ही पूछा जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एचएसएससी ने काफी बार ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने आपके लिए यहां पर रखा हुआ है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध किससे है, यह आपको बताना है। 307 का किससे संबंध है बताओ। तो देखो धारा 302 होती है वो इसी में है। वो होती है अगर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, अगर किसी की हत्या की जाती है तो उसके ऊपर धारा कौन सी लगेगी? 302 की धारा लगती है, ठीक है। लेकिन 307 किसके लिए लगती है? 307 लगती है हत्या का प्रयास, हत्या का प्रयास के लिए धारा 307 लग रही होती है। तो किसके लिए हो जाएगा? हत्या का प्रयास। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। 307 का मतलब है कि किसी को मारने के लिए गए लेकिन उसको मार नहीं पाए, वो बच गया, लेकिन इरादा आपका यही था, आपका नहीं, मतलब जिस भी व्यक्ति का था, ठीक है। आपका इरादा तो सिर्फ सिलेक्शन लेने का है सरकारी नौकरी में, है ना, एचएसएससी में सिलेक्शन लेने का है, आपका इरादा अच्छा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इरादा लेके गया है कि मुझे इसकी हत्या करनी है और वो आदमी बच के निकल जाता है तो उसके ऊपर धारा 307 लगती है हत्या का प्रयास का। लेकिन वो आदमी उसकी हत्या कर देता है तो उसके लिए धारा कौन सी लगती है? 302 लगती है। इसके अलावा एक और पूछी जाती है 304। इसका मतलब होता है गैर इरादतन हत्या, मतलब कि आदमी का जो वो था कि इरादा नहीं था कि मारने का किसी व्यक्ति को, लेकिन मान लो कि कोई पत्थर फेंक रहे हो या कोई ऐसी चीज हो गई कि आप मारना नहीं चाह रहे थे लेकिन वो उसके लग गई, वो उसके सामने आ गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो वो क्या होगी? गैर इरादतन हत्या होगी, यानी कि आपका इरादा नहीं था। तो इसलिए उसके लिए कौन सी धारा लगेगी? 304 धारा लगने वाली है। और आजकल एक और एग्जाम्स में आपके पूछे जाने लगा है, और वो कौन सी है भाई? वो है कि भीड़ द्वारा हत्या। तो भीड़ द्वारा जो हत्या होती है वो 103 के 2 में होती है, या आप 103 याद कर लो बस, और अगर 1-2 आ जाए तो 2 वाला कर देता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भीड़ के द्वारा भी आजकल हत्याएं हैं वो ज्यादा होने लगी है, मॉब लिंचिंग जिसको बोला जाता है वो वाली हो जाए।
तो अब सारे के सारे आप आराम से कर लोगे, यह आपके एग्जाम्स में आते हैं और हरियाणा पुलिस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी एचएसएससी पूछती रहती है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं पहले ही आपको यह बात बता देता हूं, मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो अच्छे लेवल का नहीं होगा, क्योंकि लो लेवल के क्वेश्चंस आप हर जगह पढ़ रहे हो, हर बुक्स में मिल जाते हैं, हर यूट्यूब चैनल पे मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो और आपके एग्जाम्स में आए। और अभी आप कोशिश करो, देखो अभी आपके जब ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे ना, तब तक जो आपके लिए क्लासेज आ रही है ना, ये आपको बताने के लिए कि आपको कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है, यानी कि इन क्लासेज को आपको टेस्ट के रूप में लेना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका लेवल अभी क्या है, कितनी आपकी तैयारी है, कहां पर आपकी कमजोरी है। ठीक है जी, बाद में मैं आपको सब कुछ बढ़ाऊंगा, बाद में सब कुछ सिखा दूंगा, क्योंकि 100% आपका सिलेक्शन होना चाहिए। जो स्टूडेंट हमारे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिनको ये लग रहा है ना कि भाई अभी एग्जाम नहीं होगा, कल मैंने एक वीडियो डाला था छोटा सा, तो उसके नीचे एक कमेंट आ रहा था कि ये तो आ गए व्यूज छापने के लिए। मैं व्यूज के लिए कभी वीडियो नहीं बनाता, आपने देखा होगा, कभी नोटिफिकेशन वगैरह जो झूठी न्यूज आ रही होती है मैं कभी नहीं बताता, मैं सिर्फ वही वीडियो बनाता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको एक बात बता रहा हूं, चीते की चाल, बाज की नजर और एचएसएससी के ऊपर कभी संदेह मत करना, कभी भी फॉर्म भरवा सकती है और कभी भी एग्जाम ले सकती है। और अब तो चेयरमैन साहब ने भी बोल दिया है कि भाई जल्दी ही आने वाला है, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, तो अब तैयारी में कसर नहीं छोड़ना। ठीक है जी, चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी आंसर कीजिए इसका, सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। क्या है क्वेश्चन कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है, बताइए कौन विख्यात है? तो बाबा आमटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है जी, और मोतीलाल नेहरू जी कौन थे? ठीक है जी, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। ठीक है जी, चलो जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने थे उनके पिताजी। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? ठीक है, और इससे संबंधित क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, ताकि आपको पता है या नहीं पता, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। इन्होंने एक पार्टी की भी स्थापना की थी, पार्टी के संस्थापक थे ये, उस पार्टी का नाम है वो आप सभी कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलो भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है ये आपको बताना है। भारत का जो संविधान है, हमारे भारत का जो संविधान है, उसका अभिरक्षक कौन है? अभिरक्षक का मतलब है कि रक्षा करने वाला कौन है, कि अगर मान लो कि जो ये सारे नेता मिलकर कोई ऐसा डिसीजन ले ले जो हमारे देश के हित में ना हो, ठीक है जी, तो कौन है इनको रोकने वाला, ये हमसे पूछा है कि रक्षा कौन कर सकता है, तो बताइए कौन हो जाएगा? तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है ना, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में भारत का मुख्य न्यायाधीश आपको दे सकता है, या यहां पर आपको दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट है वो आपका हो सकता है, या इसी को आप हिंदी में क्या बोल देते हैं अपने कि मुख्य न्यायालय। ठीक है जी, तो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, तो ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, मुख्य न्यायाधीश हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये उसके ऊपर रोक लगा सकता है। अभी हाल ही में आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, यूजीसी सुना होगा, ठीक है जी, और भी बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, तो उनके ऊपर रोक लगाने का काम किसका होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का होता है। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है ना, उसका, सुप्रीम कोर्ट का जो मेन होता है उसका होता है, कि वो रोक लगा सकता है कि अगर उसको ये लगता है कि भाई ये देश के हित में नहीं है, तो रक्षा करने वाला कौन हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। जब तक हमारे कोर्ट सेफ है ना भाई, तब तक ही हम सेफ हैं, वरना आजकल के नेताओं का कुछ नहीं पता, कब क्या बेच दे नहीं पता भाई, देश को भी बेच सकते हैं ये, इनके बारे में कुछ नहीं पता। तभी तो जो हमारा संविधान लिखा गया था ना, वो इस प्रकार से लिखा गया है कि सारी चीजें मैनेज करके चलते हैं, है ना। चलो, रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था, ये आपको बताना है। रोलेट एक्ट 1919 इंपॉर्टेंट है।
रोलेट एक्ट 1919 है वो किसके काल में लागू किया गया था? बहुत बार ये क्वेश्चंस मैं आपको याद करवा चुका हूं, आप सभी आंसर करेंगे इसका। रोलेट एक्ट है वो किसके काल में लागू हुआ था, ये आपको बताना है, बताइए। और 1919 का बात याद आता ही आपको 13 अप्रैल 1919 याद आ गया होगा। 13 अप्रैल 1919 क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप सभी को पता होगा, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों को, जो निर्दोष लोग थे, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और गोली मारने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। ठीक है जी। और फिर सरदार उधम सिंह जी, शहीद सरदार उधम सिंह जी ने बदला लिया था, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है। और ये कहां पर हुआ था जलियांवाला बाग? अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब। आंसर आ गया होगा अब इस क्वेश्चन का, किसके काल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, कहां पर हुआ था ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव पर्यावरण, देखो पर्यावरण अध्ययन से मैंने आपको बोला है आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन फिक्स आएगा। इसके लिए जो अपना नोट्स है ना, उनमें स्पेशली मैंने पर्यावरण अध्ययन का एक अलग टॉपिक रखा है कि भाई आपके एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस आता है तो आपको बताना होगा। ठीक है जी। कहां पर हुआ था ये आपको बताना है, बताइए। इतना आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, स्वीडन की राजधानी में हुआ था। अब तो आंसर कीजिए, क्योंकि ऑप्शन में आपको स्वीडन भी दे सकता है, तो याद रख लेना स्वीडन भी। ठीक है, आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम में। कहां पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि श्रवण मुख्यतः संबंधित होता है। श्रवण मुख्यतः संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है श्रवण? श्रवण है वो किससे संबंधित होता है ये आपको बताओ। श्रवण का मतलब है सोना, यहां पर श्रवण का मतलब क्या है? सोने से है। तो जो सोने के भाव जा रहे हैं ना ऊपर की तरफ, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है। श्रवण का मतलब क्या होता है? सोना, गोल्ड। अब नींद नहीं कि भाई हाँ सर जी सो जाते हैं हम तो आराम से, तो ये गोल्ड की बात हो रही है भाई, गोल्ड सोना। ठीक है जी। तो किससे संबंधित होता है? ये अंतरराष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। किससे? अंतरराष्ट्रीय बाजार से। ठीक है जी। हमारा बाजार इसको कंट्रोल नहीं करता, ना स्थानीय बाजार इसको कंट्रोल करता, ये पूरा अंतरराष्ट्रीय बाजार होता है, सभी देशों का जो बाजार होता है वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय बाजार। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है ये आपको बताना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एचएसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, आपको पता ही होगा अगर आपने पहले एग्जाम्स दिए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होंगे तो आपको पता होगा। बताइए भाई, कौन सी भाषा है जो सबसे प्राचीन भाषा है? कौन सी भाषा है सबसे प्राचीन भाषा है? लड़ने मत लगना, ऑप्शंस देखो 4, तभी आप आंसर करो। बताओ सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है इनमें से? तो कौन सी हो जाएगी? तमिल भाषा है वो, क्या हो जाएगी? सबसे प्राचीन भाषा हो जाएगी। द्रविड़ लोगों की ये भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिल भाषा। ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जो एचएसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। पहली चीज तो मैं आपको ये बता देता हूं, हमारे हरियाणा की पहली भाषा कौन सी है? पहली भाषा कौन सी है? वो है हिंदी। और दूसरी भाषा कौन सी है? पंजाबी है। लेकिन आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था एचएसएससी के द्वारा कि जब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय हमारी दूसरी भाषा कौन सी थी? दूसरी भाषा कौन सी थी ये आप सभी कमेंट करके बताएंगे। अभी वर्तमान में तो हिंदी पहली और पंजाबी दूसरी हो जाएगी, और हरियाणवी भाषा नहीं है, बोली है। ठीक है जी। जो हमारी हरियाणवी है ना, ये भाषा नहीं है, बोली है। ठीक है जी। तो आपको बताना है जब हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था पंजाब से अलग होके, उस समय हमारी दूसरी भाषा कौन सी थी? क्योंकि उस समय हम नाराज थे, तो इसलिए पंजाबी भाषा को हमने दूसरी भाषा का दर्जा नहीं दिया था। तो आपको बताना है, आंसर बताओगे सभी स्टूडेंट, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी।
पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको बताना है कि जो पोंग बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है। पोंग बांध, पोंग बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। पोंग बांध हरियाणा की नदियां मैं करवा चुका हूं, जो है आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो सारे मैं करवा चुका हूं, ठीक है। अब ये आपको आंसर करना है, ये हरियाणा की नदी नहीं है, वैसे आंसर करना है भाई, बताओ पोंग बांध। पोंग बांध कहां पर है, किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको बताना है, कौन सी नदी पर बनाया गया है। और जिस नदी पर बनाया गया है ना, उसी के नाम से इसका दूसरा नाम भी है, बताओ। और ये बांध कब बनकर तैयार हुआ था, 1974 में बनकर तैयार हुआ था, और ये व्यास नदी पर है, और इसी को व्यास बांध के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रख लेना। पोंग बांध को ही किस नाम से जाना जाता है, व्यास बांध के नाम से भी जाना जाता है। 1974 में ये बनकर तैयार हो गया था। आगे बढ़ते हैं कि किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, ये आपको बताना है। ये चीज किसके द्वारा कही गई है, किसके द्वारा कही गई है ये, कि भाई सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, बताइए। अरे सत्य के पथ पर चलने का कौन बोलता था, अहिंसा परमो धर्मा, तो क्या हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। एम के गांधी लिखा हुआ है, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। आगे बढ़ते हैं। नौजवान भारत सभा किससे संबंधित है, एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नौजवान भारत सभा किससे संबंधित हो जाएगी, नौजवान भारत सभा है वो किससे संबंधित हो जाएगी, बताइए। नौजवान भारत सभा किससे संबंधित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए भाई किससे संबंधित हो जाएगी। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, बताइए। तो एक की गई थी भाई सरदार भगत सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, सरदार भगत सिंह जी के द्वारा की गई थी। शहीद ए आजम, जो हमारे शहीद ए आजम हैं उनके द्वारा की गई थी, शहीद ए आजम जी के द्वारा, सरदार भगत सिंह जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय पुलिस सेवा के लिए स्वर्ग नियंत्रण करने वाला प्राधिकरण कौन सा है, ये छोड़ो, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। बुद्ध धम्म संघ मिलकर कहलाते हैं, ये बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है जी। बौद्ध धर्म आपको पढ़ाया था, उस समय मैं आपको बता चुका हूं, तो आप सभी आंसर करेंगे। इनको क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में इनको त्रिरत्न बोला गया है। त्रिरत्न लिखा हुआ है, लेकिन त्रिरत्न आप इसको बोल सकते हो, त्रिरत्न। त्रि का मतलब क्या होता है, 3, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, बुद्ध धम्म और संघ, ठीक है। बौद्ध धर्म बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, अगर आपके पास नोट्स हैं तो बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत प्यार से समझाया हुआ है, ठीक है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है आपके, कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है, बताइए। सतपुड़ा की रानी है वो किसे कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी, बताओ। अरे ये क्वेश्चंस तो याद होगा सभी को। पंचमढ़ी को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, पंचमढ़ी को। भज गोविंदम की रचना किसने की थी, रचना वाले जो पुस्तक वाले लेखक वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो आपको बताइए किसके द्वारा की गई है भज गोविंदम की रचना। भज गोविंदम की रचना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में आया गया है, और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है जी, भज गोविंदम है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी भाषा में लिखा गया है ये आपसे पूछे तो कौन सी भाषा हो जाएगी, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, 18वीं शताब्दी में इसको लिखा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब तो बता दीजिए, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है। अब संस्कृत के नाम से संबंधित वैसे सारे लग रहे हैं आपको, तो चलो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखी गई है, आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आदि शंकराचार्य। निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है, यह आपको बताना है कि निम्न में से मानव निर्मित विपदाओं में से कौन सी है जो सामाजिक रूप से प्रेरित करती है, यह आपको बताना है। बताइए भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए। इनमें से कौन सा ठीक है कि मानव निर्मित विपदाओं में से कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है, कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, ग्रहदा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ग्रहदा जिसने किया है उसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। और आजकल ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देखो क्वेश्चंस कहां गया, ये देखो। अब इनको पढ़ना है और समझ के आपको आंसर करना है। क्या है कि ये क्षेत्र गर्म है और वर्ष भर भारी वर्षा प्राप्त करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है कि ये क्षेत्र गर्म है और वर्ष भर भारी वर्षा प्राप्त करते हैं। इसका मतलब कि पूरे साल है वहां पर भारी बारिश हो रही होती है, बारिश लगातार आ रही होती है बड़ी तेजी से। चूंकि कोई विशेष शुष्क ऋतु नहीं है, अतः वृक्ष अपनी पत्तियां नहीं गिराते, कि वहां पर पतझड़ नहीं आती है तो वो जो वृक्ष हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों और कटिबंधों के निकट पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि इनको कौन से वन बोला जाता है। ये 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है ये जो कथन है वो किसके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस मिल गया है, तो इस क्वेश्चंस को मैं इनके बारे में, सारी चीजों के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेज में एक बहुत अच्छी क्लास लेके आएंगे, उसमें आपको बताएंगे। अभी आप इसका आंसर कीजिए। तो पहले इसको समझ में आया कि हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है सदाबहार वन, ये वन है वो जो सदाबहार रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन से वन हो जाएंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएंगे। ठीक है जी, तो बात समझ में आ गई, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएंगे। ठीक है, सदाबहार रहते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और एक बात और बोलता हूं आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता दिया करो। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता दिया करो। अगले क्लास में उसी टॉपिक के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन करवाना, आपको अच्छा स्कोर करवाना। तो आपकी कमियां आपको पता होंगी, क्योंकि आप मेरे पास नहीं हो ना, हम ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि आपकी कमियां आप बताओगे कि यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं उस कमी को दूर करूंगा। हिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है तो हिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा अगली बार, अगली क्लास में। पॉलिटी में दिक्कत है तो पॉलिटी के ज्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, साइंस में जिसमें भी आपको दिक्कत है कमेंट करके बताओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लासेज उसकी करवाऊं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वो ज्यादा करवाए जाए। ठीक है, बाकी जब ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद मैं अपने मन से करूंगा, और जो होंगी मास्टर क्लास होंगी। ठीक है, मास्टर क्लास का मतलब समझते हो ना, हाँ वही जिससे सिलेक्शन होता है, वही मास्टर क्लास। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी काफी चर्चा में रहा था। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल पे जुड़े हुए होंगे तो वहां पर मैंने शेयर भी किया था कि भाई राष्ट्रीय गान के साथ साथ अब राष्ट्रीय जो गीत है हमारा वंदे मातरम, उसको भी गाया जाएगा, स्कूलों में लागू कर दिया गया है। तो आप बताइए कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है, कौन से उपन्यास में इसको शामिल किया गया है, यह आपको बताना है। कौन से उपन्यास में इसको शामिल किया गया है। तो सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा ये लिखा गया है, और उनका कौन सा है भाई, आनंद मठ।
तो किस में है ये? आनंद मठ में है। ठीक है जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा ये लिखा गया है, तो ये अपने को याद रख लेना है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। इनके द्वारा इनकी पुस्तक है आनंद मठ, उसमें लिखा गया है। और ये गोदान बहुत बार एग्जाम्स में आई हुई है कि गोदान पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है जी, तो इसके कौन हो जाएंगे? गोदान किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है जी, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि गोदान उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम। ठीक है, तो याद कर लेना, ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। ठीक है जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो बांग्लादेश का है वो भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, आमार सोनार बांग्ला, ये भी इंपॉर्टेंट है, बांग्ला भाषा में लिखा गया है। ठीक, चलो। करनाल का युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया था, ये आपको बताना है। करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि करनाल का युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था? आंसर करेंगे। करनाल का युद्ध है वो किसके बीच में लड़ा गया था, ये आप बताएंगे। और ये कब लड़ा गया था? 24 फरवरी 1739 में, 1739 में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, क्योंकि हो सकता है डेट पूछ ले, क्योंकि एचएसएससी ऐसा करता है कि डेट पूछता ही नहीं है और फिर एकदम से डेट पूछ लेता है। ठीक है, तो जिसमें अगर डेट पूछेगा ना तो समझ लो 4-5 क्वेश्चंस डेट से आएंगे, नहीं पूछेगा तो एक आधा क्वेश्चंस जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो याद कर लेना। तो क्या हो जाएगा? नादिर शाह और मोहम्मद शाह। क्या हो जाएगा भाई? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में ये करनाल का युद्ध है वो लड़ा गया था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। ठीक है जी। ठीक है, और इसमें अगर आपसे पूछे विजेता कौन रहा था, तो नादिर शाह क्या हो जाएगा? यहां पर विजेता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नादिर शाह यहां पर क्या हो जाएगा? विजेता हो जाएगा। तो आज वाली क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चंस रखे हैं, सारे अच्छे क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पढ़ के मजा आया होगा। और जो अब क्लासेज में कौन कौन से टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है, कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, आज वाली इस वीडियो पे कमेंट कर देना। कल से आपको वो सारी चीजें भी देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, और जो मैं हिंदी की क्लास भी साथ में अटैच करता हूं ना, आप उसको जरूर देखा करो, क्योंकि हिंदी भाई ये बात समझ लेना 10 नंबर की आएगी। 10 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सोचोगे कि हिंदी वैसे ही हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो हिंदी भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ये अपनी क्लास है वो कंटिन्यू आती रहेगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। और जो अपनी मैथ रीजनिंग वाली क्लास है उसको भी अब हम कंटिन्यू कर देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, क्योंकि वैसे मैं सिलेबस कंप्लीट करवा चुका हूं मैथ वाला, तो अब दोबारा करवाने का मैंने वादा किया था, तो बीच में लग रहा था कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब बोल दिया है हिम्मत सिंह जी ने कि भाई जल्दी भर्ती आ रही है, तो अब इसको दोबारा से सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो जो नए स्टूडेंट आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आराम से पढ़ते रहो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बस इतना सा काम कर लेना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।